नमस्कार, मैं अश्विनी। बुधवार की शाम जब यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस के संयुक्त सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया तो दुनिया भर में चर्चे तेज हुए। बीबीसी ने यूएस कांग्रेस में मोदी के भाषण पर गूंजने वाली तालियों को हेडलाइंस बनाया तो न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर में मोदी के बताए भारत अमेरिकी संबंधों का जिक्र किया गया। द वॉशिंगटन पोस्ट ने भी मोदी के भाषण में भारत अमेरिका के रिश्तों को स्वाभाविक बताया। वहीं द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते परवान चढ़ने लगे हैं, पर किसी भी अखबार ने पहले पन्ने पर खबर को अहमियत नहीं दी। दूसरी तरफ भारतीय अखबारों में टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि पीएम मोदी हिट ऑल द राइट टाइटल से खबर को पेश किया। वहीं इंडियन एक्सप्रेस ने दोनों देशों के रिश्तों में आई ऐतिहासिक गहराई का जिक्र किया। खासतौर पर मोदी की तरफ से पाकिस्तान पर उठी अंगुलियां देशी अखबारों की सुर्खियां बनी, पर अमेरिकी अखबारों में सिर्फ कारोबार का जिक्र था। ऐसे में सुरक्षा और पाकिस्तान के मसलों पर अमेरिका इसी तरह से भारत के क्या साथ है, सवाल इसी बात का है। जैसा मोदी ने उम्मीद दिखाई या फिर अमेरिका से रिश्तों का मतलब सिर्फ कारोबार होगा, बात करेंगे बिग फाइट लाइव के दौरान। Terrorism remains the biggest threat. It may go by different names, from Lashkar-e-Taiba to Taliban to ISIS, but its philosophy is common of hate, murder and violence. A clear message to those who preach and practice terrorism for political gains. बातचीत करेंगे तफसील के साथ बीजेपी से शंकर अग्रवाल जी चर्चा में हमारे साथ होंगे। कांग्रेस से सुनील शर्मा जी हमारे साथ हैं। अर्थशास्त्री डॉक्टर एनएम शर्मा जी हमारे साथ हैं। साथ ही विश्लेषक रमन नंदा जी बातचीत में हमारे बीच मौजूद हैं। संयुक्त सेशन के दौरान मोदी ने साफ तौर पर आतंकवाद का जिक्र किया, कारोबार का जिक्र किया, आपसे रिश्तों का जिक्र किया, लेकिन आतंकवाद के लिए मदद मांगी। इसीलिए आज का सवाल जो बिग फाइट लाइन में आपके बीच लेकर हम हाजिर है, क्या आतंक के खिलाफ अमेरिका मोदी के इस आह्वान पर मदद करेगा? FirstIndiaNews.com पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं या फिर फेसबुक और ट्विटर पर ये बता सकते हैं कि इस सवाल पर आप क्या राय रखते हैं। सबसे पहले शंकर अग्रवाल साहब, आपका रुख करते हुए जानना चाहता हूं, जॉइंट सेशन के बाद की तस्वीर कैसी होगी? दरअसल दुनिया के सामने भारत का जो ये प्रदर्शन है, इसके बाद हम क्या माने, कहीं आतंक से लड़ने में कोई मदद मिलेगी? देखिए, इससे पहले भी अनेकों प्रधानमंत्री गए हैं और जॉइंट सेशन उन्होंने संबोधित किया है। ये बात सुनील जी कहते हैं तो मैं कह देता हूँ, इसलिए छठवें हैं जी। तो इसलिए वो कोई एक नई बात नहीं है कि माननीय मोदी जी वहाँ गए और जॉइंट सेशन को उन्होंने संबोधित किया। भारत के अनेकों प्रधानमंत्री गए हैं, पर बात यह है कि इस विश्व मंच के ऊपर, इस तरह के बड़े मंच के ऊपर अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखना और भारत जिन पीड़ाओं से गुजर रहा है उन पीड़ाओं को ठीक से रखना। आतंकवाद के बारे में उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई आतंकवाद हमारे पड़ोसी में पड़ रहा है, और अमेरिका को कहा कि भाई हर हालत में उनको आप मदद बंद करें। इसका परिणाम ये हुआ कि जब ये सारा भाषण समाप्त हुआ, उसके बाद में जो बराक ओबामा जी का जो स्टेटमेंट आया है, उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि ये 26/11 से हमले के बराबर हमला माने ये पठानकोट का, और इन लोगों को जो न केवल इनके ऊपर प्रतिबंध लगाए दो जो संगठन हैं, बल्कि इन लोगों को सजा दे, ये बात उन्होंने कही है। तो ये हमारे लिए एक अचीवमेंट कह सकते हैं, एक बड़ा कदम है हमारे लिए। फिर दूसरा क्या है कि आज अभी जो स्थिति अमेरिका की और जो परिस्थितियां बन गई है, कभी कभी परिस्थितियां अपने आप काल परिस्थितियां बन जाती है। मान लो जैसे 34 देशों का समर्थन लेना है मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए या एनएसजी के अंदर शामिल होना है, उसके लिए कोई भी प्रधानमंत्री होता तो जाता ही और अपनी बात कहता। लेकिन अभी जो परिस्थितियां बनी हुई है, वहां पर ट्रम्प या हिलेरी दोनों में से कोई एक राष्ट्रपति बनने वाला आएगा, और ट्रम्प जिस तरह से भारतीयों के खिलाफ में आग उगल रहे हैं और के सारे एग्रीमेंट में रद्द कर दूंगा, ये कर दूंगा, भारतीयों को नौकरी नहीं से हटा दूंगा, ये मतलब जिस तरह की बातें आ रही है, उस तरह की बातों के अंदर इस वक्त माननीय प्रधानमंत्री जी का जाना और भारतीय समुदाय के बीच में अपनी बात ठीक से रख करके उनके मोरल बूस्टअप करना, और चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे हमारे यहाँ का हो चाहे वहाँ का हो। अब जैसे मान लो सुनील जी आरोप लगाएंगे कि 1990 में आपने जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी का विरोध किया, लेकिन बाद में आपने उसको अडॉप्ट किया। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं ये बात कि जब कोई प्रधानमंत्री एक कोई एग्रीमेंट कर लेता है विश्व मंच के सामने, तो फिर आगे आने वाली सरकार उससे पलट नहीं सकती, चाहे किसी तरह का भी कोई एग्रीमेंट हो। चाहे न्यूक्लियर पावर की बात कर लें, न्यूक्लियर पर भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त विरोध किया। मैं ये जानना चाहता हूं कि
ओबामा का आपने जिक्र किया और पाकिस्तान को लेकर बात की, लेकिन क्या ये सिर्फ संदेश था या फिर इस पर इंप्लीमेंट होगा, या फिर अमेरिका सिर्फ कारोबारी संबंधों पर जोर रखना चाहता है? नहीं, दोनों सवाल। देखिए बात ये, मैंने फिर कहा, विदेश नीति के ऊपर एक दिन में कोई आप निर्णय नहीं कर सकते। सब देश अपने अपने काल परिस्थिति के हिसाब से अपने लाभ हानि देख करके बात करते हैं। आज हमारा पलड़ा भारी है इसलिए वो हमारे फेवर की बात कर रहे हैं, कल हो सकता है कि हमारा कोई भी छोटी मोटी बात हो तो इसलिए विरोध भी कर सकते हैं। इसलिए इसके बारे में एकदम से कमेंट करना कि साहब, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक कदम आगे बढ़े हैं। कम से कम अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस बात को माना कि भाई वहां वास्तव में आतंकवाद है। ज्वाइंट सेशन के क्या मायने होंगे? सुनील जी, आपसे सवाल है। नेहरू, फिर राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और उसके बाद अब नरेंद्र मोदी। कोई तस्वीर अलग देखने को मिली इस मर्तबा, या फिर हर बार की तरह इस बार भी रिश्तों पर ही जोर रहा? इस बार जोर इस बात पर था क्योंकि गृह मोर्चे पे सरकार पूरे ढंग से फेल है। पूरे देश के अंदर लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, महंगाई की मार है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो जब ऐसी स्थितियों के अंदर आप जनता को भारत के अंदर तो आप फेस कर नहीं सकते, तो उस सिचुएशन में आप बाहर कुछ इवेंट मैनेज कीजिएगा। ये सरकार की टोटल मिला के लब्बो लुआ पॉलिसी है कि आप हिंदुस्तान के जो गृह मोर्चे के ऊपर सरकार क्योंकि परफॉर्म नहीं कर पा रही है। जिन अच्छे दिनों के ऊपर सवार होकर सरकार आई थी, दूर दूर तक लोगों को बेचारे झांक झांक के देख रहे हैं, कहाँ है अच्छे दिन, कहाँ है अच्छे दिन, कहीं अच्छे दिन नहीं दिख रहे। तो अब क्योंकि वो अच्छे दिन नहीं दिख रहे, तो अब सरकार क्या करे? तो सरकार फेस सेविंग के लिए चले गई है। अब सरकार चले गई है, स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। काले धन के ऊपर आप प्रॉपर कोई बात नहीं कर पा रहे हैं। 2.5 साल होने 2 साल होने को जा रहे हैं, 2 साल हो चुके हैं सरकार के, और कहीं कोई काले धन की बात आप, क्योंकि आपने कहा था 15-15 लाख मिल जाएंगे, कहीं के सारी की सारी के लो जुमलेबाजियां, उनका कैसे उसको फेस सेविंग किया जाए, वो एक सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी जिसको प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। अब रही बात हाउस की बात करें कि जो स्पीच हुई है उसके बारे में भी 2 मिनट अपन चर्चा कर लें। शंकर जी ने बहुत बड़े दिल की बात रखते हुए बात कही कि बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर ने ये स्पीच दी है, पर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा क्योंकि वो मेरे टाइम पे मैंने वो स्पीच राजीव गांधी जी की भी स्पीच सुनी थी, जहाँ उन्होंने चालू किया था कि मैं एक जवान आदमी हूँ, जवान आदमी सपना देखता है। उस जमाने मुझे अच्छी तरह याद है कि न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट इसके मेन पेजेस के ऊपर इन न्यूज़ेस को ये साया हुई थी, और इन न्यूज़ेस को हम भले कितना ही गाल बजा लें, क्वेश्चन एक है कि न्यूयॉर्क टाइम्स उसे कहाँ छाप रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट उसे कहाँ छाप रहा है, फॉक्स न्यूज़ उसको किस जगह दिखा रहा है, या CNN किस जगह दिखा रहा है। सही बात तो यह है कि कहीं कहीं दूर दूर तक ये सुर्खियों में नहीं था। ये 16वें और 17वें पेज के ऊपर न्यूज़ें छपी हैं अमेरिकन अखबारों के अंदर, जो अपने आप को इंडिकेट करता है। आपके मुताबिक हिंदुस्तानी अखबारों ने तवज्जो दी, उस तरह का माहौल अमेरिका में देखने को नहीं मिला? आप देख लीजिए ना, नेट का जमाना है, आप देख लीजिएगा वॉशिंगटन पोस्ट कहां छाप रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स कहां छाप रहा है। 3 बार गए थे, 3 बार फ्रंट पेज पे छपी थी। पहली बात तो गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। पहली बात, मेरे 1 मिनट मेरी बात सुन ले। पहली बात, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। पिछले 3 बार जब यूएस जाके आए, 2 साल में 4 बार गए, 3 बार गए, तो 3 बार उन्होंने फ्रंट पेज पे छापा है। बीबीसी ने फ्रंट चालू ही इसी से किया है, तो इसलिए ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है। और पहले जो जितने प्रधानमंत्री जाते रहे हैं, वो एक छोटी सी खबर छपती थी किसी ने किसी पे। मेरे समय के अंदर शंकर जी कूद पड़े, मैं उसमें कुछ करेक्ट करना चाहूंगा कि आप बीबीसी हिंदी को मत करिए, जो हिंदुस्तान से छपता है। क्वेश्चन है कि आप bbc.com के ऊपर बात करिए। मैं आ जाऊंगा रमन नंदा जी से, उस पर बात करूंगा, मैं उस पर बात करूंगा। उससे पहले NM शर्मा जी, मैं आपका रुख करना चाहता हूं। इस दौरे को, इस सेशन को हम लोग आर्थिक लिहाज के लिए बेहतर माने, या फिर हम ये समझे कि हर मोर्चे पर कुछ ना कुछ मोदी हासिल करके आए हैं, और उसमें जो कि इंडियन मीडिया का परसेप्शन है, मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा। डिफेंस सेक्टर की बात की जाए, टेररिज्म की बात की जाए, आतंक के खिलाफ कुछ बेहतर होगा? देखिए, मैं ये मानता हूं कि मोदी जी का ये दौरा आर्थिक मोर्चे पर बहुत अधिक सफल रहा है, और उसके कुछ जो पहलू हैं वो इस रूप में हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में $1 बिलियन का एक्सपेंडिचर जो है करने का, या इन्वेस्टमेंट करने का जो आश्वासन मिला है, और टोटल $45 बिलियन इसका इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन में जिस तरीके से वहाँ एग्रीमेंट्स हुए हैं वो है। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, और ये अमाउंट अगर भारत में विनिवेश होता है तो इससे भारत का जो आर्थिक प्रगति का जो व्यवस्था चल रही है, दौर चल रहा है, वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ने की संभावना है। मैं यहाँ इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से अलग एक आर्थिक मोर्चे पर बात कहना चाहूँगा कि देखिए कि बहुत से प्रधानमंत्री गए हैं, और ये चौथा एक तरह से उनका दौरा, 7वीं बार अमेरिका में जाना, लेकिन किसी राष्ट्राध्यक्ष के रूप में एक पूरी जॉइंट सेशन में 4 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट यूं ही नहीं बज जाती है।
और उनका 40 बार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत, 9 बार स्टैंडिंग ओवेशन होना, इसका मतलब अमेरिका की जो सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसने भारत की आर्थिक शक्ति को पहचाना है। और आर्थिक शक्ति के रूप में उभरते हुए भारत को अगर उन्होंने महत्व दिया है तो भारत के हित में भी है और उनके भी हित में है। मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा आपको बीच में, ये भारत के नजरिए से है या फिर अमेरिकी नजरिए से? मैंने शुरुआत में ही दोनों देशों के अखबारों का जिक्र किया। हम क्या देखते हैं और अमेरिका किस बात को देखता है? क्या अमेरिका सिर्फ कारोबार पर फोकस कर रहा है? देखिए, कारोबार पर फोकस भारत भी कर रहा है और अमेरिका भी कर रहा है। एक महत्वपूर्ण बात जो मोदी जी के द्वारा कही गई कि संपूर्ण विश्व में आर्थिक एक तरह से मंदी की स्थिति बनी हुई है, एक नए ग्रोथ इंजन की, वर्ल्ड लेवल पर नए ग्रोथ इंजन की आवश्यकता है। तो उन्होंने एक जो महत्वपूर्ण बात कही कि ये डेमोक्रेटिक इंजन अगर होगा तो ये राष्ट्र, दोनों ही राष्ट्रों के हित में होगा और विश्व अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। दो महत्वपूर्ण सीईओ, सिस्को सिस्टम के सीईओ जॉन चैम्बर और जो अमेजन है उसके सीईओ ने जो अपनी बात कही है कि किसी भारतीय राष्ट्र प्रधानमंत्री का, राष्ट्राध्यक्ष का इस तरीके से खुले रूप में भारत की अर्थव्यवस्था में भारत के साथ में पार्टनरशिप करने के लिए जो आमंत्रण है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। सिस्को के सीईओ के द्वारा तो कहा कि मैंने अभी तक जितने भी राष्ट्राध्यक्षों से मिला हूं, ये पहली बार है कि एक राष्ट्राध्यक्ष खुलकर आर्थिक विकास के मोर्चे पर जो है भारत के साथ में पार्टनरशिप करना, अमेरिका के साथ में पार्टनरशिप करने के लिए आमंत्रित कर रहा है। और एक महत्वपूर्ण जो नई बात जो हुई है, जो मेरे ख्याल से बहुत कम चर्चा में आ पाई है, अमेरिकी जो गवर्नमेंट है उसने स्टेट्स को, भारत के जो स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के सीएम्स के साथ में कन्क्लेव करने का प्रस्ताव दिया है। और ये चलिए मैं आऊंगा उस पर और उसके क्या इफेक्ट होंगे उस पर भी। उससे पहले रमन नंदा साहब, इस नजरिए को मैं लेकर आना चाहता हूं। एक तरफ भारत देखता है कि आतंक के खिलाफ कहीं जो लड़ाई है उसमें बेहतर माहौल मिल पाएगा, अमेरिका और खुलकर साथ देगा। दूसरी तरफ अमेरिकी नजरिया कहता है कि कारोबारिक संबंध बेहतर होंगे तो जो रिसेशन है उसमें कहीं मदद मिलेगी। अगर अमेरिकी कारोबारी भारत में 3 लाख करोड़ का निवेश करेंगे तो फायदा किसका? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीति होती है वो बाकायदा बार्गेनिंग होती है, लेन देन होता है, बैकरूम कंसल्टेशन जो होते हैं। तो यदि आप इसको आतंकवाद के संदर्भ में देखें, जो आपका विषय है, और आर्थिक पहलुओं के ऊपर मैं बाद में आता हूँ, इस समय जो भारत आतंकवाद झेल रहा है जो पाकिस्तान की ओर से, वो विगत के आतंकवाद से भिन्न हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन की जो सामरिक मित्रता है वो बहुत गहरी हो चुकी है। चीन बिल्कुल कॉरिडोर पाकिस्तान के थ्रू गौदार तक लेके जा रहा है। तो अमेरिका दौरे का क्या प्रभाव पड़ेगा आतंकवाद पर, इसका संकेत तो हमें मोदी की यात्रा से पहले ही मिल चुका था, जब अमेरिका ने F-16 के लिए पाकिस्तान को $500 मिलियन का जो कंसेशन देने की बात थी उससे मुकर गए और कहा कि नहीं साहब, आपको कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। और दूसरा, यदि आप अमेरिकन मीडिया को ही देखें, अमेरिका की जो रिसर्च आउटपुट हो रही है वो बराबर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने उनके साथ दोगला खेल खेला है अफगानिस्तान के संदर्भ में, और अमेरिका की मजबूरी थी कि वो पाकिस्तान के रास्ते ही अफगानिस्तान पहुंच सकता था। अब जो भारत ने किया है कि हम चाबहार पोर्ट जो डेवलप करेंगे, हम भारत से चाबहार से सीधे ईरान के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचने की बात करें। अब अमेरिका को पाकिस्तान पर आश्रित नहीं रहना है यदि उसको अफगानिस्तान मेंटेन करना है या सपोर्ट करना है, तो अमेरिका और भारत दोनों पाकिस्तान को आइसोलेट करते हुए, पाकिस्तान से मुक्त होते हुए अपने रास्ते खोज रहे हैं। लेकिन ये क्या भारत की एक तरफा अपेक्षा है या अमेरिका मदद करेगा? मूल मुद्दा यही है। मैं अश्विनी जी आपका ध्यान एक और दिलाना चाहता हूं कि जब हम कहते हैं कि हम पाकिस्तान के विरुद्ध सफल होंगे कि नहीं, तो पाकिस्तानी को देख लेते हैं उनका मीडिया क्या कह रहा है। तो पाकिस्तान के डॉन अखबार की आप हेडलाइन देखिए, आने से पहले मैंने देखी, पाकिस्तानी सेनेटर से दैट पाकिस्तान इज बीइंग आइसोलेटेड। तो पाकिस्तान के जो संसद के सदस्य हैं वो अपने आप को तन्हा महसूस करें। उनके तमाम टीवी चैनल्स में बहस का मुद्दा आतंकवाद वगैरह, उनकी बहस का मुद्दा है क्या पाकिस्तान तन्हा हो रहा है, क्या पाकिस्तान तन्हा हो रहा है। भारत सऊदी अरब से, भारत ईरान के साथ, मतलब हम अमेरिका के साथ रास्ते बना रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान को छोड़कर भारत के साथ आ रहा है, पाकिस्तान दबाव महसूस कर रहा है। तो जाहिर है जब भारत आतंकवाद के ऊपर दबाव बना रहा है, और भारत ने तो बराबर कहा है कि मोदी कह चुके हैं, अफगानिस्तान में कुछ समय पहले कह चुके हैं कि पाकिस्तान में तो आतंकवाद की पाठशाला है, नर्सरीज ऑफ टेररिज्म। तो भारत की ओर से प्रधानमंत्री मोदी के स्वर में आतंकवाद के ऊपर बराबर केवल शाब्दिक चोट नहीं हो रही है, पाकिस्तान को तन्हा किया जा रहा है, जो पाकिस्तान खुद महसूस कर रहा है, और ये शब्द अंतर्राष्ट्रीय मंच पे इस्तेमाल। लेकिन ये इशारों का भी जिक्र था, क्योंकि वेस्टर्न बॉर्डर का जिक्र हुआ, पाकिस्तान का नाम खुलकर नहीं लिया गया। क्या इसके मायने भी समझे जाएंगे? मैं ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं, चर्चा जारी रहेगी।